अब ये सूरत हाल है। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाने का इंतज़ार भी दे रही है। साथ साथ हुकूमत समेत तमाम सियासी जमातें मानती हैं कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। जब ये मानती हैं तो फिर कोशिश क्यों नहीं हो रही? आवाम की माशी मुश्किलात से भी सब आगाह है, इसके बावजूद टकराव की सियासत उरूज पर है। अब सभी स्टेक होल्डर्स ने किसी न किसी हद तक बर्दाश्त और ज़ब्त ना दिखाया तो नुकसान पहले भी हमारा ही हो रहा है, मतलब आवाम का हो रहा है, अब भी आवाम का ही होगा, क्योंकि अदम इस्तेहकाम आएगा तो कौन सफ़र करता है? आवाम सफ़र करते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब, वैसे तो बड़े एवेन्यूज़ हैं जहाँ से बात शुरू की जा सकती है, लेकिन ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद अमल दरामद हो भी जाता तो तहरीक इंसाफ को ना तो हुकूमत मिल जानी थी, और जैसे एग्जेक्टिव के इख्तियारात होते हैं इमरान खान को उन्हें छोड़ना नहीं था। इस मौके पर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात करना, उससे हुकूमत को क्या हासिल वसूल होगा? क्योंकि हम भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, जो हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया है, लगता ये है कि ये टिट फॉर टैट है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने और बैरिस्टर गौहर खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया था और ये कहा था कि हम इन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाएंगे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच है उसके फैसले का भी दबाव है, क्योंकि उसमें फुल बेंच के तकरीबन 11 जजेस जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में जो फैसला किया था इलेक्शन सिंबल के बारे में, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की गई। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले ही दबाव में थे, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने भी उन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने का ऐलान कर दिया, जो कि टेक्निकली तहरीक इंसाफ चला नहीं सकती, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 6 को गौर से पढ़ें तो ये मुकदमा जो है ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ही इसकी प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो वजारत दाखिला के ज़रिए ये काम करती है, लेकिन इसके बावजूद जो हुकूमत है उसने मुनासिब समझा कि इसका जवाब दिया जाए, और इस सिलसिले में मरी में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का एक इजलास हुआ। इससे पहले जो पंजाब गवर्नमेंट है वो भी काबीना के एक इजलास में फैसला कर चुकी थी कि इमरान खान पे गद्दारी का मुकदमा भी चलाना है और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लगानी है। इस पर जो फेडरल गवर्नमेंट के जो कुछ अहम लोग हैं वो ऑन बोर्ड नहीं थे, लेकिन जब पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान कर दिया तो फिर वफाकी हुकूमत ने भी ये मुनासिब समझा कि हम भी ऐसा ऐलान करें। और ऐसा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा एक सख्त अंदाज में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसकी एक और वजह यह है कि सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल जो एक्स अकाउंट है, वहाँ से आर्मी चीफ समेत कुछ जो अहम शख्सियात हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, बिलो द बेल्ट आप उसको कह सकते हैं। तो ये उसका भी रिएक्शन हो सकता है। तो जो वफाकी हुकूमत है उसने इस ऐलान के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये पैगाम दिया है कि अगर आप हम पे आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान करेंगे, जिसका कि आपके पास कोई इख्तियार भी नहीं है, तो हम भी आप पर आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि बादियो नज़र में मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत का ये ऐलान जो है ये सुप्रीम कोर्ट के हालिया फुल बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी नज़र आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पोलिटिकल पार्टी है। तो इस फैसले के बाद अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया जा रहा है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है। पीटीआई भी माशाल्लाह कोई मौका आपको पता है हाथ से नहीं जाने देती है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की बाकायदा कैंपेन्स हो रही हैं, तो वो भी लेकिन टॉकिंग ऑफ सोशल मीडिया एक अजीब व गरीब सी बात लगती है ना, मीर साहब को भी लग रही होगी कि एक्स पे इतनी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, कंसिडरिंग एक्स लिटरली बैंड है, तो किसको किस स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि आम आवाम तक वो बातें नहीं पहुँच रही, दुनिया तक तो पहुंच रही हैं। अब मीर साहब, तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की जानिब मार्च का भी आपको पता है सोच रही है, कहा जा रहा है कि एक बार फिर सूबाई हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। ऐसा कुछ हुआ तो क्या सियासी अदम इस्तेहकाम में कमी होगी या मामला तो ऑब्वियसली और ही बिगड़ेंगे, या आपको लगता है ये बस बातें ही हैं, कोई मार्च नहीं होगा? ये जो आपने सवाल किया है इसका मैं बड़े मुहतात अंदाज में जवाब दूंगा
क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास यकीनन मकबूलियत है, उनके पास वोट पावर है, लेकिन अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के अलावा वो पंजाब में या इस्लामाबाद में या बलूचिस्तान में या सिंध में वो अपनी स्ट्रीट पावर नहीं दिखा सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत के लिए असल ख़तरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च नहीं है। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बता रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में हमें कुछ अहम हुकूमती शख्सियात की तरफ से ऑफ द रिकॉर्ड पाकिस्तान के दाखिली मामलात के बारे में बहुत ही अहम और तशवीशनाक बातें बताई गई हैं। ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान और ख़ास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा का जो बॉर्डर एरिया है जो कि अफ़गानिस्तान से मुत्सिल है, वहाँ पे हालात बहुत ही ख़राब हैं। तो और आप ये देखें कि जो वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है, ये ऐलान मुहर्रम के दिनों में किया गया है। आप एक तरफ हमें ये बता रहे हैं कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत नाजुक हैं, तो जब आप एक तरफ हमें ये बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ सियासी इख्तलाफ की वजह से बैन करने का ऐलान करते हैं, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान को किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत है? अगर हम इसी तरह आपस में लड़ते रहेंगे और मुहर्रम जो कि हमें बाहमी इत्तेहाद और यकजहती का दर्स देता है, मुहर्रम के दिनों में हम एक दूसरे पे पाबंदी लगाने का ऐलान करेंगे, तो ये हम पाकिस्तान का भला कर रहे हैं या पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं? तो तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो अगर इस्तीफ़ा दे देती है, जिसका कि मुझे बहुत कम चांस लगता है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत के लिए या पाकिस्तान की सालमियत के लिए कोई इतना बड़ा ख़तरा नहीं है। असल ख़तरा खैबर पख्तूनख्वा में नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, असल ख़तरा बलूचिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनको निमटने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है, और जो हुकूमत का नैरेटिव है, हुकूमत का जो बयानिया है, वो मुकम्मल तौर पे ऐसे में ऐसे इक़दाम जिससे इत्तेफाक ख़राब हो, मज़ीद दूरियां पैदा हों, वो तो ज़ाहिर है फ़ायदेमंद नहीं हो सकते कभी भी मुल्क के लिए। बिल्कुल भी नहीं हो सकते, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लेकिन देयर इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट, मीर साहब, एक राय यहाँ आ रही है कि सब मसाइल का फौरी और मुस्तकिल हल चाहिए, तो एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। सब स्टेक होल्डर्स और सियासी कुव्वतें जो हैं वो बैठे और रूल्स ऑफ गेम तय करें। कई ज़मानों पहले भी ऐसी कॉन्फ्रेंस डायलॉग्स वगैरह हुए थे, क्या अब दोबारा ऐसा किया जाए तो उसका कोई फ़ायदा हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, ग्रैंड डायलॉग जो है बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, और कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी जो है वो ग्रैंड डायलॉग की मजम्मत नहीं करेगा, इसकी मुखालफत नहीं करेगा। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनमें पोलराइजेशन को इतना बढ़ा दिया गया है कि जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे के साथ डायलॉग के लिए राज़ी नहीं हैं। गो के सारे कहते हैं कि जी आए जी एक दूसरे से डायलॉग करें, लेकिन मुझे इस डायलॉग का ना तो कोई इम्कान नज़र आता है, और अगर फ़र्ज़ करें ये डायलॉग होगा भी तो इसके लिए फ़ज़ा साजगार नहीं है। इसलिए ग्रैंड डायलॉग के नाम पे पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ मत बनाया जाए। ग्रैंड डायलॉग की सबसे बेहतरीन जगह पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, लेकिन पार्लियामेंट में आप ग्रैंड डायलॉग तो नहीं कर रहे, वहाँ पे तो आप एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, आप अदालतों में भी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, बल्कि हुकूमत जो है उसने अदलिया के ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग कर रखा है। तो ये जब आप ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि जी इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होंगे, तो पाकिस्तान के आइन का अगर आप मुतालिया करें तो आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है कि जो एग्जेक्टिव है, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, एक इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो किस तरह अपने ही मातहत इदारों के साथ मुज़ाकरात करेगी, कैसे करेगी। पॉलिटिकल पार्टीज तो मुज़ाकरात कर सकती हैं और उसका बेस्ट फोरम पार्लियामेंट है, लेकिन क्या फेडरल गवर्नमेंट किसी मुज़ाकरात की मेज़ पे फ़ौज की क़यादत को, जजेस को, ब्यूरोक्रेट्स को और बाकी स्टेक होल्डर्स को बिठा के उनके साथ सियासत पे बात कर सकती है? आप किस किस्म की मिसाल कायम करेंगे?
तो मैं समझता हूं कि ये ग्रैंड डायलॉग की बात करना एक सियासी बयानबाजी है, ये आईनी लिहाज से पॉसिबल नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट में आप पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान डायलॉग कर सकते हैं और वही बेहतरीन फोरम है, वहां पे आप मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात का एक 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि आइन पर अमल दरामद कैसे किया जाए। पॉलिटिकल फोर्सेस को मुज़ाकरात करने चाहिए पार्लियामेंट में सिर्फ इस नुक्ते पे कि हम पाकिस्तान के आइन पर अमल दरामद कैसे करवाएं और जो रियासत के कुछ इदारों की जो आइन में हदूद मुतय्यन की गई हैं, तो इदारों को उन हदूद के अंदर रहकर पाकिस्तान के लिए खिदमात सरंजाम देने के लिए कहा जाए और वो आइन की खिलाफवर्जी ना करें। बस इस पे बात हो सकती है। अगर आप सारे इदारों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आएंगे तो ये मेरी बात लिख लें, ग्रैंड डायलॉग के ज़रिए सियासतदानों के पास जो थोड़ी सी स्पेस है इस वक्त, ये भी छीन ली जाएगी। ग्रैंड डायलॉग का नतीजा ये निकलेगा कि जो गैर सियासी इदारे हैं, जो आइन के तहत सियासत में मुदाखलत ना करने के पाबंद हैं, वो इन सियासतदानों से वो कुछ भी ले जाएंगे जो कि उनके पास नहीं जाना चाहिए। सियासी क़ुव्वतों के दरमियान ही डायलॉग होना चाहिए किसी भी पार्लियामानी जमहूरियत में। अब ये बताइएगा, लास्टली दो टोक बात करेंगे कि इस वक्त मुल्क में ज़ाहिर है दो राहे पर खड़ा है, हमेशा से ही खड़ा है, वैसे ऐसा लगता है कभी कभी। एक हुकूमत है जिसकी मकबूलियत कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, एक अपोजिशन है जो डायरेक्ट कह रहे हैं जी हमें हुकूमत दे दें या री इलेक्शन कराएं, और वो ताउन करने को तैयार नहीं है या बात करने को तैयार नहीं है। तो क्या हाल है? क्या री इलेक्शन की तरफ जा सकता है मामला या बस जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, विच इज़ इवन सैडर? पहली बात तो यह है कि री इलेक्शन के लिए आपको बहुत भारी रकम की ज़रूरत है। पहले भी जो इलेक्शन था उसके लिए रकम जो है वो पता नहीं कहाँ से इकट्ठी की गई। तो अगेन ये आप एक ऐसा सवाल कर रहे हैं कि क्या री इलेक्शन पाकिस्तान के मसाइल का हल है। ये तो सवाल अगर आप तहरीक इंसाफ से भी करेंगे ना, तो वो भी ये कहेंगे कि हमें जो हमारी सीटें हैं जो हमसे छीन ली गई हैं वो वापस कर दें। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बाद की बात है। पहले भी इलेक्शन बड़ी मुश्किल से हुआ, आइन का ख्याल नहीं रखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के मामले में बेजा मुदाखलत की जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। तो री इलेक्शन जो है वो बहुत बाद की बात है, वो दूर की बात आप कर रहे हैं। फ़िलहाल हमें आइन पर अमल दरामद करना चाहिए और पाकिस्तान की जो अदलिया है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स, वो जो फैसले दे रहे हैं आपको अच्छे लगें या बुरे लगें, उन फैसलों पे अमल दरामद किया जाए तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। देखिए, मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं, मैं ज़ाती बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब मैं आजकल इस किस्म की बातें करता हूँ तो मुझे मुस्लिम लीग नून के कुछ दोस्त जो हैं वो बड़े टॉन्ट करने के अंदाज में कहते हैं कि आप चाहते हैं कि दोबारा तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिल जाए और वो फिर दोबारा आप पर पाबंदी लगा दे और फिर दोबारा जो है वो मीडिया की ऐसी तैसी करे, फिर दोबारा वो टीवी चैनल्स के मालकान को जेलों में डाल दे, फिर आप खुश रहेंगे। तो मेरा उनको जवाब ये होता है कि जो तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में किया वो गलत था। तो किसी गलत काम का जवाब जो है वो गलत काम नहीं है। अगर उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की और आप भी अगर आइन की खिलाफ वर्जी करके और गैर जमहूरी तरीके से उनको दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे वो सियासी दोस्त जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, पीपल्स पार्टी से है और पार्टियों से है, जो इस खौफ में मुब्तला हैं, ओहो अगर तहरीक इंसाफ पावर में आ गई तो हमारा क्या बनेगा। भाई जनरल अयूब खान भी तो पावर में आया था, जनरल याहिया खान, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी तो हुकूमत में आया था। क्या कर लिया था उन्होंने? परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी हम पर पाबंदियां लगी थी, हमने उसका भी मुकाबला किया था। फिर इमरान खान साहब के दौर में भी पाबंदी लगी, हमने उनका भी मुकाबला किया। तो अगर इमरान खान साहब दोबारा उनकी पार्टी हुकूमत में आ जाती है तो इसमें घबराने की क्या बात है। वो अगर कोई गलत काम करेंगे तो आपके और मेरे पास ऑप्शन है, हम कोर्ट में चले जाएंगे। तो कोर्ट अगर आज तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे रही है तो आपको यकीन होना चाहिए कि मुझे और आपको भी देगी। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के हर मसले का हल आइन पर अमल दरामद है, जो कि आइन जो है इस वक्त डोल रहा है। मैं पहले बहुत बात करता था कि आइन जो है उसकी बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन बालादस्ती तो खत्म हो गई है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूं कि मसले का हल सिर्फ और सिर्फ आइन पर अमल दरामद में है। और आप अगर गैर आइनी तरीके से किसी पार्टी को दबाने की कोशिश करेंगे तो तारीख ये बताती है कि इस किस्म के जो हथकंडे हैं वो बैकफायर करते हैं और वो पार्टियां जो किसी दूसरी पार्टी पर पाबंदी लगाती हैं वो खुद फिर उस गड्ढे में गिरती हैं
जल्दी से आपको 2 मिसालें दे दूं। पीपल्स पार्टी ने 1975 में नेशनल अवामी पार्टी नैप पर पाबंदी लगाई। नैप आज ANP की सूरत में मौजूद है और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है। तहरीक इंसाफ ने 2021 में तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई। तहरीक लब्बैक आज भी मौजूद है, धरने दे रही है, जलसे कर रही है। तहरीक इंसाफ जलसे नहीं कर पा रही, तहरीक लब्बैक जलसे कर रही है। तो जो पीपल्स पार्टी ने किया वो भी गलत था, जो तहरीक इंसाफ ने किया वो भी गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो माजी की गलतियों को दोहराए और अपने लिए एक ऐसा गड़ा खोदे जिसमें वो खुद गिर जाएगी। बड़ी अच्छी आपने एग्जांपल्स भी दिए हैं। माजी से सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बात तो ये है कि माजी से कौन सीखे। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब।